अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 14 है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लोगारिथमिक फंक्शंस को स्टार्ट किया था। आज हम कुछ फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। जो रियल लोगारिथमिक फंक्शन होता है और कॉम्प्लेक्स लोगारिथमिक फंक्शन होता है, उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे और इसके साथ कॉम्प्लेक्स पावर्स जो होती हैं उनको भी आज हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। First of all, here are some comparisons between real and complex logarithmic functions. First of all, the real logarithmic function log x is a single valued function. जो रियल लोगारिथमिक फंक्शन होता है ये सिंगल वैल्यूड होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लोगारिथमिक फंक्शन होता है ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। इसी तरह रियल लोगारिथमिक फंक्शन जो होता है ये नेगेटिव वैल्यूज पर और जीरो पर डिफाइन नहीं होता। जो रियल लोगारिथमिक फंक्शन है log x, ये नेगेटिव और जीरो पर डिफाइन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज पर डिफाइन होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लोगारिथमिक फंक्शन होता है ये भी जीरो पर तो नहीं डिफाइन होता, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यूज पर डिफाइन होता है। तो ये भी एक दोनों के दरमियान एक डिफरेंस है। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइजेज है। आज के लेक्चर में हमने काफी सारी एक्सरसाइजेज लोगारिथमिक फंक्शन से रिलेटेड देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जांपल है ब्रांच कट ऑफ द लोगारिथमिक फंक्शन। इसके लिए उसने आर्गुमेंट के लिए जो डोमेन हमें बताई है वो है -π/2 से लेकर 3π/2 तक। इसका क्या मतलब है देखिए, एंगल जो है वो -π/2 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब ये -π/2 यहाँ तक होता है, तो यहाँ से लेकर ये 3π/2 तक। तो ये उसने हमें ब्रांच बना के दी है। इसमें ये जो नेगेटिव y है, नेगेटिव y या इमेजिनरी नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ये यहाँ पर बैरियर का काम दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव y एक्सिस है ये ब्रांच कट है। ठीक है, तो इस केस में ये जो डी ऑप्शन है ये ट्रू ऑप्शन होगी। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कोई भी आप ब्रांच डिफाइन कर सकते हैं। आर्गुमेंट की ये कंडीशन ये होगी कि उस आर्गुमेंट की जो लेंथ है वो 2π होनी चाहिए, मतलब एक कंप्लीट साइकिल बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आपको डिफाइन करके दी हुई इसकी लेंथ आप देख सकते हैं। इनको अगर आप 3π/2 है और इसमें से अगर आप माइनस करते इनिशियल एंगल को, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये π/2 बन जाएगा। ये रिजल्ट आपके पास 2π आ जाता है, मतलब ये कंप्लीट साइकिल बन जाता है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है। एक लोगारिथमिक फंक्शन दिया हुआ है और इसका उसने पूछा है कि ये एनालिटिक है द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस दी हुई हैं। रीजन और नेगेटिव रियल एक्सिस पर ये एनालिटिक नहीं होगा। इसके अलावा 2 ऑप्शंस और भी दी हुई है। तो इसमें याद रखें कि ये जो लोगारिथमिक फंक्शंस होते हैं ये ब्रांच कट के ऊपर एनालिटिक नहीं होते। इसके अलावा ये सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक होते हैं।
अब ब्रांच कट और ब्रांच पॉइंट मालूम करने का क्या तरीकेकार है? इसका तरीकेकार ये है कि ये जो यहाँ पर सारी वैल्यूज होती है जिसका आप लोगार्थम ले रहे होते हैं, जिसका लॉग हम फाइंड कर रहे होते हैं, इस सारी वैल्यू को इसका रियल पार्ट जो है, इसका रियल पार्ट लेस और इक्वल टू 0 रखे और उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर ले। ये रिजल्ट आपके पास निकल आया x लेस और इक्वल टू 3। इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है उसको जस्ट इक्वल टू 0 रखे और उस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर ले, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 4 निकल आया। इसका मतलब यह है कि ये y इज इक्वल टू 4 और x लेस और इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 4 तो सिंगल एक पॉइंट बनता है, लेकिन x लेस और इक्वल टू 3 ये आपके पास एक रे है। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये वाली सारी जो रे है ये एक ब्रांच कट है जो स्टार्ट कहां से ले रही है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 आयोटा। तो ये आपके पास ब्रांच पॉइंट है। 3 प्लस 4 आयोटा ये ब्रांच पॉइंट है, ये ब्रांच कट है। यहाँ पर ये एनालिटिक नहीं होगा, इसके अलावा ये सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन एनालिटिक होगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। अगर आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह कोई भी लोगारिथमिक फंक्शन अगर आपको दे दिया जाता है तो इसकी ब्रांच कट और ब्रांच पॉइंट मालूम करने का ये तरीकेकार है। ब्रांच कट और ब्रांच पॉइंट एनालिटिक नहीं होगा, उसके अलावा वो हर जगह पर एनालिटिक फंक्शन होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है ब्रांच कट ऑफ द लोगारिथमिक फंक्शन। मतलब सेम क्वेश्चन है एज प्रीवियस के अंदर भी आपने जस्ट ये बताना था कि वो एनालिटिक है या नहीं है। दोनों में आपने सेम काम ही करना होता है, ब्रांच कट और ब्रांच पॉइंट मालूम करना होता है। तो अब इसका वही तरीकेकार जो मैंने आपको बताया कि इसका इमेजिनरी पार्ट ले, उसको इक्वल टू 0 रखे, जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर ले। तो ये y इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया। इसी तरह रियल पार्ट को लेस और इक्वल टू 0 रखकर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर ले, तो ये आपके पास x लेस और इक्वल टू 1 आ जाता है। इसका अगर आप ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट बनाते हैं तो इसमें देखें y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा y एक्सिस के ऊपर एट y इज इक्वल टू 1, ये ब्रांच पॉइंट है। यहाँ से ब्रांच पॉइंट से स्टार्ट होने वाली लाइन जो नेगेटिव x की तरफ जाती है, मतलब ये वाली लाइन, तो ये पूरी जो लाइन है इनफाइनाइट लाइन या रे आप इसको कह ले, ये पूरी ब्रांच कट है। इस ब्रांच कट के ऊपर ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक नहीं होगा, इसके अलावा ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एनालिटिक होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल दी है कि ब्रांच कट ऑफ द लोगारिथमिक फंक्शन, इसकी आपने ब्रांच कट निकालना है। तो तरीकाकार वही है कि आपने इमेजिनरी वैल्यू लेनी है फंक्शन की और उसको इक्वल टू 0 ले लेना है। इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास y इक्वल टू 0 आ जाता है। इसी तरह जो रियल पार्ट है उसको आप लेस और इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करते हैं, ये इनइक्वालिटी आपको मिलती है x 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। मतलब इसका ये है, इसका मतलब ये बनता है कि x y आपने कितना लिया 0 और x आपने ले लिया 1, तो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर यहाँ पर बनता है और दूसरी तरफ y क्या 0 और x भी 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन बन जाता है। तो ओरिजिन के दरमियान ये वाला जो हिस्सा है 1 और 0 के दरमियान, ये ब्रांच कट है। ये एक फाइनाइट लाइन सेगमेंट है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फर्स्ट ऑप्शन जो आपकी ट्रू ऑप्शन है। अच्छा, यहां से एक बात और भी क्लियर होती है,
जो ब्रांच कट होता है वो लाजमी नहीं है कि इनफाइनाइट लाइन हो। ब्रांच कट एक फाइनाइट पोर्शन भी हो सकता है लाइन का, एक लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि वो रे हो, इनफाइनाइट रे हो या लाइन हो। इस एग्जांपल से ये बात भी वाजे हो जाती है। यहाँ पर कुछ मजीद चीजें लोगार्थम के हवाले से। Every non-zero complex number has infinitely many logarithms which differs from one another by an integral multiple of 2 pi iota। इसका क्या मतलब है? देखिए, लॉग को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि लॉग ऑफ z जो होता है ये इक्वल होता है लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, और प्लस इसमें क्या करते हैं आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। ये आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है इसको अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट में चेंज करते हैं तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में चेंज करते वक्त ये लॉग मॉडुलस z तो उसी तरह लिख ले, और यहाँ पर जो आर्गुमेंट है उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। कैपिटल ए आर्गुमेंट ऑफ z, इसमें साथ में क्या ऐड करते हैं? 2n पाई। अब इसमें आप देखें ये अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर आप n को वैल्यू दे देते हैं 0 तो आपके पास एक वैल्यू निकल आएगी लॉग z की। n को वैल्यू दे देते हैं 1, दूसरी वैल्यू निकल आएगी। n को वैल्यू दे देते हैं 2, तो इसका मतलब है कि लॉग z की वैल्यूज जो है वो इनफाइनाइट है। उनमें फर्क कितना आ रहा है? 2 पाई का। 1 2 पाई, 2 2 पाई, 3 2 पाई, उनके अंदर इंटीग्रल मल्टीपल है वो 2 पाई आयोटा का। इसी तरह नीचे नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बारे में बताया हुआ है कि नेचुरल लॉग ऐसा लोगारिथम होता है जिसकी बेस 10 होती है, और कॉमन लॉग ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस जो है वो ई होती है। नीचे एक एग्जांपल भी सॉल्व की हुई है। जी आपको ये एक वैल्यू दी है जिसका मॉडुलस 2 है, इसका आर्गुमेंट -2 में 3 है, सारी चीजें बताई हुई है। हमने इसका लोगारिथम फाइंड आउट करना है जी का, तो यही फार्मूला हम यूज करते हैं। जी का मॉडुलस पुट करेंगे तो वो हमने निकाला है 2 के बराबर है, और थीटा हमारे पास -2 पाई/3 है। ये इसका लॉग निकल आया। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है 1 का लॉग आपने फाइंड करना है। रियल एनालिसिस के अंदर हमें ये पता है कि रियल में 1 का जो लॉग होता है किसी भी बेस पर वो 0 होता है, लेकिन यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स की सेंस में अगर निकालना चाहते हैं तो z का जो मॉडुलस होगा और यहाँ पर थीटा जो है वो आर्गुमेंट होगा। अब नेचुरल लॉग 1 जो है इस मॉडुलस का ये तो 0 हो जाएगा, और 1 का जो आर्गुमेंट है वो भी 0 है। रिजल्ट आपके पास निकला 2n पाई आयोटा। ये जनरल लॉग निकला है 1 का, लेकिन इसकी प्रिंसिपल अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो n को आप 0 पुट कर दे, लॉग 1 आपके पास 0 आ जाता है। इसी तरह रियल एनालिसिस के अंदर -1 का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कॉम्प्लेक्स की सेंस में वो पाई आयोटा के बराबर होता है। ये हमने कल वाले लेक्चर में भी इसको सॉल्व किया था, फर्दर आप इसको थोड़ा सा देख लें। इसी तरह लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पावर होती है ना 2, ये स्टार्ट में आ जाती है। तो इस बात को अब हमने साबित करने के वाकई ऐसे है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसका लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका लॉग निकल आता है नेचुरल लॉग 2 प्लस आयोटा पाई/2। इसी तरह राइट हैंड साइड लेकर इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका लॉग यही निकल आता है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। फर्दर एग्जाम्पल में हमने ये प्रूफ किया हुआ है
इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये लेफ्ट राइट दोनों बराबर नहीं आते। मतलब ये जो आपने कहा ना पावर स्टार्ट में आ जाती है लॉग की, रियल की सेंस में तो ये हर वक्त ये बात ट्रू होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की सेंस में ये बात दुरुस्त नहीं है। ये इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता। तो ये लेफ्ट और राइट वैल्यूज हमने निकाली तो ये बराबर नहीं निकला। इसी तरह जो ये वाली एग्जांपल दी हुई है, इसके अंदर भी ये एक काउंटर एग्जांपल दी हुई है कि ये पावर रूल जो है ये लॉग का ये कॉम्प्लेक्स के अंदर होल्ड नहीं करता। तो इनको आप वेरीफाई कर ले सॉल्व करके। जी नेक्स्ट आपके पास है प्रूव दैट log z इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि log z जो होता है इसकी जो ब्रांच होती है वो एनालिटिक होती है। तो हमने इसकी कोई ब्रांच सपोज करके इसको प्रूव करना है कि ये एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि वो डिफरेंशिएबल होता है और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने इसके रियल पार्ट भी इसका बना लिया, इसका इमेजिनरी पार्ट भी बना लिया। इन पर अगर आप CR इक्वेशंस वेरीफाई करें तो वो वेरीफाई हो जाती है। तो ऊपर इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक फंक्शन होता है। एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको आपने बताना है कि ये एनालिटिक है एवरीवेयर एक्सेप्ट एट दीज 2 पॉइंट्स, या फिर इस रीजन के ऊपर, तो या फिर बोथ ए एंड बी है, या कौन सा है। देखिए यहाँ पर इस बटे के ऊपर तो दिया हुआ है लॉग। लॉग की एनालिटिसिटी चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया कि ब्रांच कट फाइंड आउट करें, ब्रांच पॉइंट। ब्रांच कट और ब्रांच पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं होता, इसीलिए लॉग के लिए तो आप वही तरीका कर इख्तियार करेंगे। ये नीचे हमने सॉल्व किया हुआ है, इसका इमेजिनरी पार्ट लेकर उसको 0 पे इक्वेट करें और वहां से वैल्यू निकाल ले जो भी बनती है, तो वो y इज इक्वल टू 0 निकल आई। इसी तरह इसका रियल पार्ट ले, उसका लेस और इक्वल टू 0 रखे, तो इसको सॉल्व करने से ये आपके पास रिजल्ट ये निकल आता है। इसका जो न्यूमरेटर है फंक्शन का, वो इस जगह पर ये जो वैल्यूज दी हुई है यहाँ पर वो एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके नीचे डिनोमिनेटर में भी वैल्यू लिखी हुई है। तो जहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यूज पुट करने से वो अनडिफाइंड हो जाता है, उन वैल्यूज पर भी वो एनालिटिक नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व कर लेते हैं, वहां से z की वैल्यू कितनी निकल आई, -1 और -2। इसका मतलब है इन 2 वैल्यूज के ऊपर भी ये डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर भी ये एनालिटिक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि C पार्ट जो है, C इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ A एंड B। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्लेक्स पावर्स। मतलब पहले आपने ऐसे फंक्शंस को डिस्कस किया जिसमें रियल पावर थी, जैसे z का स्क्वायर है, ये अलजेब्रिक कहलाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि पावर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स आ जाए, जैसे z रेज टू पावर आयोटा आ जाता है, या 2 रेज टू पावर आयोटा आ जाता है। तो इस तरह की चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सपोज कर रहे हैं कि ये आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z पर कंडीशन है कि वो नॉन जीरो है, then the complex power z raised to power a is defined as, इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। बेसिकली इसको करने का तरीका ये है कि z रेज टू पावर a है ना, करते ये है कि इसका नेचुरल लॉग भी ले लेते हैं और साथ में एक्सपोनेंट भी ले लेते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी आप यूज करके जो पावर में a है उसको स्टार्ट में लाकर इसको यू लिख लेते हैं, e रेज टू पावर a और नेचुरल लॉग z। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आयोटा रेज टू पावर आयोटा को आपने इवेलुएट करना है,
तो आपने उसी तरह इसको ई की फॉर्म में लिखा। पावर में आ गया जी नेचुरल लॉग आयोटा। तो नेचुरल लॉग आयोटा बाय डेफिनेशन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का नेचुरल लॉग, साथ में आर्गुमेंट। आयोटा जो होता है ये वाई एक्सिस पर होता है, सिर्फ आयोटा जो है ये वाई एक्सिस, इसका आर्गुमेंट π/2 बनता है, ठीक है। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगी, 1 का नेचुरल लॉग 0 होता है, तो यहाँ पर आपने 0 लिख दिया। आर्गुमेंट इसका π/2 है, तो जनरल आर्गुमेंट बनाने के लिए 2n इसमें ऐड कर दिया। रिजल्ट आपके पास आ गया e⁻⁻ समथिंग। यहाँ से अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू इसकी निकल आएगी। ये तरीकाकार होता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को इवैल्यूएट करने का, कॉम्प्लेक्स पावर्स वाली वैल्यूज। इसी तरह एक और एग्जांपल है आयोटा a-1 डिवाइडेड बाय आयोटा a+1 रेज टू पावर आयोटा b। अभी ये कॉम्प्लेक्स की पावर में कॉम्प्लेक्स आया हुआ है, तो इसको भी इवैल्यूएट करने का वही तरीकाकार है, e रेज टू पावर आयोटा b नेचुरल लॉग लेकर इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है ये आपके पास है करेक्ट ऑप्शन। ये यहाँ तक हमारा ये कॉम्प्लेक्स पावर और कॉम्प्लेक्स लोगार्थम वाला टॉपिक हो गया मुकम्मल। तो इसमें ये काफी सारी एक्सरसाइजेस थी, तो साथ में मैंने कॉम्प्लेक्स पावर्स जो है इनको ऐड कर लिया।